जैसे कोई खबर सही है, पुष्ट है या अपुष्ट है, कभी कभी हम अपुष्ट खबरों में उसके अपुष्ट खबरों के तौर पर उसे दिखा देते हैं। चैनलों में ये होता है कि पहले हम सूत्र के आधार पर कोई खबरें दिखाते हैं, लेकिन जब वो पुख्ता हो जाती है तब हम पूरी तौर पर खबर दिखाते हैं, सूत्र हटा लेते हैं। यूट्यूब क्या करता है कि वैसी खबरों को जो उस समय अपुष्ट होती हैं, उन खबरों को भी उसी तरह से परोसा जाता है जिस तरह से वो अपुष्ट खबरें होती हैं। आने वाला जो खतरा है, जो चुनौती है, उससे ये कम नहीं है। खबरों का जो होता है एक प्रसारण होता है। खबरों को लिखने वाला जो भी व्यक्ति होता है, उसकी भाषा शैली, उसकी लिंग, वर्तनी की शुद्धियां उसमें कम देखने को मिलती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त बिहार सहित पूरे देश में एक मुद्दा बहुत छाया हुआ है, पत्रकार वर्सेस यूट्यूबर। और कई बार ऐसा देखा गया है जो यूट्यूबर है वो पत्रकारिता की जो मर्यादा है उसको तार तार कर देते हैं, गाली गलौज और जो है आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इन मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ वेव जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल हैं, और इस मसले पर बात करने के लिए शायद ही इनसे बेहतर कोई शख्स होता। लंबे वक्त से मीडिया में काम करते रहे हैं, राष्ट्रीय चैनलों में एडिटर इन चीफ, चैनल हेड जैसे पदों पर है। तो आनंद कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि इस वक्त यूट्यूब पर जो पत्रकारिता हो रही है उसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या लगता है आपको? देखिए, यूट्यूब जो माध्यम है खबरों के संप्रेषण का, खबरों के प्रसारण का, यूट्यूब जो एक माध्यम होता है उसके तहत एक सबसे जो बड़ी दिक्कत अभी देखने को मिल रही है, आप देखते हैं कि इसमें इसकी कोई सीमाएं नहीं होने की वजह से कई ऐसी खबरें हैं जो इस पर प्रसारित की जाती हैं जिन पर न किसी जो व्यू होता है सामने वाले का, जो अपोजिशन का, जैसे आप कोई खबरें लगाते हैं तो उसका एक जो मीडिया का एथिक्स कहता है कि इसमें दोनों जो होते हैं, दोनों तरफ से दोनों की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष की। यूट्यूब में आप देखें कि खबरों को लगाने में जो जितनी जल्दबाजी होती है लोगों को, इसके चलते जो मीडिया की एथिक्स है, जो जरूरी एथिक्स है, उसका उल्लंघन होता है और कभी कभी दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया इसमें शामिल नहीं की जाती है, जो एक सबसे बड़ा सवाल होता है यूट्यूब की विश्वसनीयता को लेकर के। दूसरा जो सबसे अहम सवाल है, यूट्यूब के अंतर्गत खबरों को जो देने का माध्यम है, लोग जल्दी से जल्दी खबरों को देना चाहते हैं। इसके चलते जो खबरों की विश्वसनीयता होती है वो प्रभावित होती है। खास तौर पर खबरों को प्रूफ करना, खबरों के हिसाब से, जैसे कोई खबर सही है, पुष्ट है या अपुष्ट है, कभी कभी हम अपुष्ट खबरों में उसके अपुष्ट खबरों के तौर पर उसे दिखा देते हैं। चैनलों में ये होता है कि पहले हम सूत्र के आधार पर कोई खबरें दिखाते हैं, लेकिन जब वो पुख्ता हो जाती है तब हम पूरी तौर पर खबर दिखाते हैं, सूत्र हटा लेते हैं। लेकिन यूट्यूब के साथ ऐसी सीमाएं नहीं है। यूट्यूब क्या करता है कि वैसी खबरों को जो उस समय अपुष्ट होती हैं, उन खबरों को भी उसी तरह से परोसा जाता है जिस तरह से वो अपुष्ट खबरें होती हैं। इससे क्या होता है कि यूट्यूब के जो देखने वाले, जो उसके जो व्यूअर्स हैं, उनको एक उसके प्रति जो होता है कि कह सकते हैं कि जो क्रेडिबिलिटी का मामला है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आता है। और यही एक वजह है कि यूट्यूब आज जो है कई लोग जो हैं, बड़े जो वैचारिक लोग हैं, वो मानते हैं कि ये आंतरिक जो एक आतंकवाद, आने वाला जो खतरा है, जो चुनौती है, उससे ये कम नहीं है। क्योंकि जिस रफ्तार से यूट्यूब चैनल्स खुल रहे हैं, जिस रफ्तार से यूट्यूब अपनी विश्वसनीयता को खोकर कुछ भी उटपटा उस पर खबरें प्रसारित कर दे रहे हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया लिए हुए, दोनों पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया को शामिल किए हुए, खबरों की भीड़ में, खबरों की जल्दबाजी में ऐसी चीजों को दरकिनार करते हुए आगे दिखा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यूट्यूब की जो विश्वसनीयता है आज सवालों के घेरे में है। इससे आने वाले पत्रकारों को इससे बचना चाहिए। यूट्यूब पर जो पत्रकारिता करते हैं, क्या लगता है उनके लिए क्या मर्यादाएं हैं, क्या लक्ष्मण रेखा है और क्या सीमाएं हैं? जो अभी यूट्यूब पे पत्रकारिता करने की सोच रहे हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? देखिए, यूट्यूब या जो टेक्स्ट में खबरें दिखाते हैं, जो भी .com है, .in है, या इस तरह के प्रचार माध्यम, जो समाचार माध्यम हैं जिन पर हम खबरें देखते हैं, खास तौर पे आप देखेंगे कि यूट्यूब जो माध्यम है उसमें टेलीविजन की तरह खबरों का जो होता है एक प्रसारण होता है। लेकिन टेक्स्ट में खबरें हम लिखते हैं, तो जाहिर तौर पर जब हम खबरों को लिखते हैं तो वो जो माध्यम होता है वो क्रेडिबल होता है। इसलिए होता है वो आपके पास एक समय रेखा होती है, टाइम बॉन्ड के अंतर्गत आप खबरें लिखते हैं, उसमें दोनों पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं शामिल करते हैं। खबरों को लिखने वाला जो भी व्यक्ति होता है उसकी भाषा शैली, उसकी लिंग, वर्तनी की शुद्धियां उसमें कम देखने को मिलती हैं। तो जाहिर तौर पर जो गंभीर करना चाहूंगा, जो लग रहा है कि जो पत्रकारिता हो रही है उसमें शब्द मायने नहीं रखते हैं, वर्तनीय मायने नहीं रखते, क्या लगता है ये पत्रकारिता के स्तर को गिरा रहा है? वाकई में जिस तरह से गाली गलौज का इस्तेमाल किया जाता है, वही मैं कह रहा था कि जो वर्तनी की जो अशुद्धियां हैं, लिंग की अशुद्धियां हैं, कोई भी जो पत्रकार होता है, अगर आप खुद को पत्रकार
पत्रकार कहते हैं तो कम से कम भाषा की मर्यादाएं, भाषा की सीमाएं आपको जाननी होगी। गाली गलौज या किसी पर टिप्पणी करना, ऑनलाइन आकर के किसी बातें ऐसी बातों को रखना जो एक जो बहुसंख्यक आबादी होती है उसे कहीं से वो पसंद नहीं आती है। ये आप अगर कह सकते हैं कि जिस तरह से यूट्यूब पे भी प्रचलन है कुछ भी गाली गलौज कर देने का, कुछ भी दिखा देने का, इसको व्यूज तो मिलते हैं लेकिन ये व्यूज लंबा नहीं चलता है। आप देखेंगे ऐसे व्यूज मिलियंस बिलियंस में आपको आज सब्सक्राइबर दे सकते हैं, आपके व्यूज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब सवाल क्रेडिबिलिटी का होगा तो जो लंबी रेस का घोड़ा होता है वो ऐसे ही पत्रकार होते हैं जो धीरे धीरे खबरों की विश्वसनीयता को देखते हैं, भाषा और वतनी का शुद्धियां दूर करते हुए लिखते हैं, या बिना किसी पुष्ट के, बिना किसी पुष्टि के, बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के ऐसी खबरों को नहीं चलाते हैं। आप खबरों में व्यूज देखना जरूरी चाहते हैं या खबरों की विश्वसनीयता पे काम करना चाहते हैं, इन दोनों सीमाओं के बीच में अपने आप को आपको स्थापित करना होगा, जो एक बड़ी चुनौती है। और कई बार ऐसा लगता है कि भले ही यूट्यूबर्स पे खबर जाके देखते हैं लेकिन क्रेडिबिलिटी के लिए कुछ खास चैनल्स या कुछ खास कहना जिनका इंतजार वो करते हैं कि वहां जाकर के अगर वो कंफर्म करते हैं तो वो खबर सच्ची होगी। सही तौर पे मैं यही कह रहा था कि जैसे चैनल्स पर आप देखेंगे कि आज भी एनडीटीवी या ऐसे चैनल्स होते हैं, आज तक चैनल होते हैं, या कुछ पत्रकार हो सकते हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स को भी लोग देखना चाहते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो विश्वसनीयता का आधार है उनके पास। वो खबरों को दिखाने में कोई हड़बड़ी नहीं करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, उन खबरों को पुष्ट करते हैं और सब खबरों को दिखाते हैं। आज के दौर में जिस तरह से हम लंबा वक्त नहीं कहूंगा, अभी तो बहुत कम समय हुआ है डिजिटल पत्रकारिता का जो भी एक दौर है, अभी ये एक तरह से कह सकते हैं कि भले ही संक्रमण काल से गुजर रहा हो, अभी तो ये शैशव अवस्था में ही, आने वाला समय भी बहुत लंबा इसका समय है और डिजिटल पत्रकारिता का एक अच्छा युग आ सकता है, बशर्ते हम जो नई पीढ़ी के जो पत्रकार आ रहे हैं उनमें जो चीजें मैंने बताई आपको, इन चीजों पर अगर वो काम करें, अपनी भाषा शैली सुधारें, अपनी लिंग वर्तनी की अशुद्धियां को सुधारें, खबरों को लिखने के प्रति थोड़ी संजीदा हो, गंभीर हो, बिना किसी पुष्टि के खबरें न चलाएं, प्रतिक्रिया जो होती है दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाओं को शामिल करें, तब जाकर एक बेहतर पत्रकार बनने की दिशा में वो कदम रख सकते हैं। अगला सवाल ये कि बिहार सरकार के लिए मीडिया स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इस वक्त फेक न्यूज़ का दौर है। देखा गया है कि कई बार फेक न्यूज़ की वजह से दंगा भड़क जाता है, दो राज्य के बीच में शांति भंग हो जाती है और हाल में एक ऐसा मामला है जिसमें गिरफ्तारी भी हुई है। तो क्या लगता है कि बिहार सरकार कोई ऐसा रूल बनाएगी जहां अगर कोई भी सोशल मीडिया पर आकर गाली गलौज करता है, खासकर पत्रकारिता के नाम पर, तो क्या बिहार सरकार एक नियम बनाने जा रही है जिससे इस तरह के भड़काऊ बयान देने वाले, फेक न्यूज़ फैलाने वाले, उन पर कार्रवाई हो ताकि फेक न्यूज़ ना फैले और अशांति का माहौल कायम ना हो? देखिए, फेक न्यूज़ के लिए सरकार जो होती है, राज्य सरकारों के पास खबरों जो भी इसके सीमाओं के उल्लंघन को लेकर के जो कानून बनाने का अधिकार होता है, खासतौर पे ये भारत सरकार के पास अधिकार है। बहुत सीमित अधिकार होते हैं राज्य सरकारों के पास किसी भी पोर्टल, डिजिटल पोर्टल या चैनलों या अखबारों को एक तरह से कह सकते हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए। लेकिन जहां तक सवाल भारत सरकार का है, सबसे पहले हम उस पर आते हैं कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन डिजिटल मीडिया के लिए बनाया है, 2021 में उन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया है। उस गाइडलाइन के तहत तमाम डिजिटल पत्रकारों को, तमाम जो टेक्स्ट में जो खबरें अपने प्रसारण करते हैं, लिखते हैं, वैसे लोगों को, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एक इंटरमीडिएट गाइडलाइंस उनके लिए जारी की गई है। उनके लिए एक गाइडलाइंस दी गई है जिसमें उन्हें किसी न किसी एक एसआरबी से जुड़ने के लिए कहा गया है। उनको अपनी सूचनाएं भारत सरकार के साथ साझा करनी है। उन सूचनाओं में जो पोर्टल के स्वामी कौन है, संपादक कौन है, पोर्टल के व्यूज कितने हैं, पेज के जो है, जो आप टेक्स्ट चला रहे हैं उसके मालिक कौन होते हैं, यूट्यूब के मालिक कौन होते हैं, तमाम सूचनाएं भारत सरकार से साझा करनी है। और एसआरबी यानी सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी, किसी न किसी एसआरबी के साथ आपको जुड़ना होता है। उस एसआरबी के साथ जुड़ने की वजह यही है कि आपके जो प्रकाशक होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए एक एसआरबी बनाने की जरूरत है, जो स्वनियामक संस्था है, जो उसके सदस्य पोर्टल होते हैं उनसे जुड़े विवादों के लिए, या अगर किसी खबर पर आपकी आपत्ति होती है तो उस खबरों पर आपत्ति को दूर करने के लिए उन पर अपील करने का उन पर अधिकार होता है, जो भी आपत्ति करता है, शिकायत करता है। तो इसीलिए एसआरबी का निर्माण किया गया। लास्ट सवाल आपसे होगा, युवा पत्रकारों को क्या सीखना चाहिए, किस तरीके की पत्रकारिता करनी चाहिए ताकि वो जो भी शुरुआत कर रहे हैं, हम जैसे लोग हैं, आपकी क्या सीख होगी, कम शब्दों में इसको बता दें। देखिए, युवा पत्रकारों के लिए सबसे जो बड़ी चीज़ है वो होता है विश्वसनीयता। आप जिस उम्र में पत्रकारिता में प्रवेश कर रहे हैं ये चुनौतियों भरा होता है। अगर आप अपनी विश्वसनीयता अभी नहीं बनाते हैं तो आने वाले समय में आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे, आप एक बेहतर और एक सफल पत्रकार नहीं हो सकते हैं। विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी बनाने का सारा श्रेय आपकी अपनी कलम, आपकी अपनी सोच, आपकी सकारात्मक सोच और आपके ज्ञान और विज्ञान, यानी आप किस स्तर तक अपने ज्ञान और विज्ञान को ले जाते हैं,
हैं, आप रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, रोज आने वाली चुनौतियों, रोज आने वाली जो भी आप सूचनाएं होते हैं उसे पढ़ते हैं, तब जाकर के आपकी लेखनी में वो दम आता है और आप लिखते पढ़ते हैं तो लोगों को आप कुछ ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती युवा पत्रकारों के साथ वो यही है, वो समय नहीं देना चाहते, वो इस जल्दबाजी में रहते हैं कि लोगों से भीड़ से आगे निकल जाएं, इस पोर्टल से आगे निकल जाएं। जी, व्यूज के मामले में, इसलिए व्यूज पर नहीं जाना है, अभी न्यूज पर जाना है। न्यूज और व्यूज ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक मास को प्रभावित करता है और एक क्लास को प्रभावित करता है। तो मुझे ये देखना है कि मास और क्लास के बीच में मुझे कैसी कंटेंट को देनी है, किस कंटेंट को हमें दिखाना है, कैसे कंटेंट को, उस कंटेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हमारा एक वर्ग है, जो तमाम तरह के लोग हैं, हर आयु वर्ग के लोग हैं जो देखने वाले उस यूट्यूब पे हैं या टेक्स्ट पढ़ने वाले लोग हैं, उन पर यह देखना है कि पहले उसका प्रभाव मुझ पर क्या पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर उस प्रभाव को देखते हैं तभी आप ये आकलन कर सकते हैं इसका प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ेगा। तो एक बड़ी चुनौती है युवा पत्रकारों के लिए। हम यही कहना चाहेंगे कि युवा पत्रकार किसी भी खबर को दिखाने में जल्दबाजी ना करें, बशर्ते वो मेहनत करें, अपनी लगनशीलता से आगे बढ़ें और खबरों को दिखाने के प्रति संजीदा रहें। चलिए, इस वक्त जो एक चल रहा है माहौल बिहार में, कौन रियल में पत्रकार है, कौन यूट्यूबर है, और वाकई में इस वक्त यूट्यूब पर कुछ लोगों ने काफ़ी ही जो है पत्रकारिता के सिर गिराया है। इस तरीके से वो गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद आकर के कहते हैं कि मैं वाकई में बहुत बड़ा पत्रकार हूँ। तो इसको लेकर हमारे साथ शायद ही से कोई अच्छा शख्स होता जो इन सब मसलों पर बात करता, जो खुद WJAI के जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार में भी मीडिया स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। इसके पहले कई नेशनल मीडिया में भी बड़े ओहदों पर रहे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।